मैं हूं जितेंद्र। यह स्टोरी है एक नर्स की जिसे एक अरबपति की रहस्यमय मौत के बाद हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। असली रहस्य तो उस रात शुरू हुआ जब सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले जेल की दीवारों को चुनौती दिया। स्टील की दरवाजे, ऊंची दीवारें और हर पर विजिलेंस करती सुरक्षा, इन सब को चकमा देकर उसने वह कर दिखाया जिसे लोग फिल्मी किस्सा मानते थे। सवाल ये नहीं था कि वह भागा कैसे, सवाल ये है कि उसने क्यों भागने का फैसला किया। यही है अविश्वसनीय जेल ब्रेक जिसने वहां की नींव हिला दी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह था कैदी टेड मेयर। Ted Maher enters the bedroom with a knife sticking out of his... Ted Maher. Maher's background was as humble. Ted Maher, in August 1999. Maher really stabbed himself. Just his trusted nurse, Ted Maher. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1999 से। यह है दुनिया का सबसे छोटा मगर सबसे धनी देशों में से एक देश मोनाको। समंदर के किनारे बना यह रॉयल फैमिली अपनी दौलत, कैसीनो और ऐश्वर्य के लिए मशहूर था। यह वह जगह है जहां पैसे सिर्फ जिंदगियां नहीं बदलती बल्कि किस्मत और सच्चाई दोनों को इफेक्टेड करती है। टेड मेहर की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना जरूरी है जिसकी देखभाल के लिए वह मोनाको आया। यह था एडमंड सफरा। एडमंड सफरा लेबनान से ताल्लुक रखते थे और उनका बैंकिंग दुनिया में नाम सोने की तरह चमकता था। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 1990 के दशक के आखिरी तक सफरा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में बेशुमार थे। अरबों डॉलर की संपत्ति, आलीशान प्राइवेट बैंकिंग एम्पायर और हजारों कर्मचारियों के मालिक। लेकिन दौलत के साथ साथ उनका जीवन असुरक्षा से घिरा हुआ था। कई बार उन पर हत्या के प्रयास की आशंका जताई गई। सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि सफरा सीरियसली पार्किंसन डिजीज से पीड़ित थे। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। हाथ कांपते हैं, चलना कठिन हो जाता है और इंसान को दिन रात देखभाल की जरूरत होती है। टेड मेहर एक अमेरिकी नर्स था। उसके पास आर्मी मेडिकल ट्रेनिंग और आईसीयू का एक्सपीरियंस था। अमेरिका में उसने हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम किया था, लेकिन किसी वजह से वहाँ उसका करियर स्थिर नहीं था। 1999 की गर्मियों में उसे ऑफर मिला मोनाको जाकर एक सुपर रिच बीमार बुजुर्ग की नर्सिंग करना। यह नौकरी आसान नहीं थी, लेकिन वेजेस $6000 प्रतिदिन था। एक नर्स के लिए ये सपने जैसा अवसर था। अगस्त साल 1999 में वह मोनाको पहुंचा। वह उस दुनिया में आया जहां चारों ओर ऐश्वर्य था, शानदार यॉट्स, ऊंची गाड़ियां, आलीशान इमारतें और वह समाज जहां अमीरों की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतरीन पुलिस तथा टेक्नोलॉजी तैनात थी। इस मल्टी बिलियनियर का घर कोई साधारण रेसिडेंट नहीं था। यह एक पेंट हाउस था जो स्थित था मोनाको के सबसे महंगे इलाके में। समंदर के ऊपर से दिखाने वाला नजारा, चारों ओर सिक्योरिटी सिस्टम और प्राइवेट बॉडीगार्ड की मौजूदगी। यहीं पर उसकी देखभाल के लिए कई नर्सें दिन रात तैनात रहती थीं। उसे भी इन्हीं में शामिल किया गया। उसके साथ एक महिला नर्स भी काम करती थी। दोनों को अलग अलग शिफ्ट में लगाया जाता और हर दिन 24 घंटे निगरानी में रखा जाता। उसके लिए ये काम धीरे धीरे बोझ बनने लगा। वह घर से हजारों किलोमीटर दूर था, पत्नी और बच्चों से अलग एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा तक नहीं जानता। उसे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे। दिसंबर की शुरुआत में अचानक घटनाएं खतरनाक मोड़ पर पहुंची। 3 दिसंबर साल 1999 की रात आलीशान पेंट हाउस में भयानक आग लग गई। धुआं आसमान तक उड़ने लगा। आसपास की बिल्डिंग से भी आग दिखाई देने लगी। फायर अलार्म बज उठा। 86 से अधिक पुलिसकर्मी और 56 फायरमैन तुरंत पहुंच गए। जब तक पहुंचे हो चुकी थी बहुत देरी। फायरमैन पेंट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एडमंड फरास और महिला नर्स दोनों की मौत हो चुकी थी। मौत हुई थी धुएं में दम घुटने से। पूरे मोनाको में सनसनी फैल गई। दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक की मौत, वह भी अपने ही घर में आग में झुलसकर। आग लगने वक्त टेड मायर भी वहीं मौजूद था। वह जख्मी हालत में मिला। उसके पेट पर गहरे घाव थे। उसके शरीर पर 100 से अधिक स्टेपल्स लगाने पड़े। शुरू में कहा गया कि माहिर ने हमलावरों से लड़ाई की और खुद को बचाने की कोशिश में घायल हो गया। माहिर ने बताया कि उसने फायर अलार्म बजाने के लिए कचरे की टोकरी में आग लगाई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो शक उसी पर गया। मोनाको पुलिस का क्लेम था कि उस रात सभी बॉडीगार्ड्स को छुट्टी दी गई थी। किसी बाहरी हमलावर का कोई एविडेंस नहीं मिला। आग जानबूझकर लगाई गई थी और यह काम टेड माहिर ने किया था। पुलिस का कहना था कि माहिर ने ही कचरे में आग लगाई और वही आग फैलकर भयानक हादसे में बदल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने टेड माहिर से एक कन्फेशन साइन करवाया। इसमें लिखा गया कि उसने अपने बॉस को बचाने की कोशिश में आग लगाई, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि उसे धमकी देकर यह
कबूलनामा लिखवाया गया। उसे फ्रेंच भाषा नहीं आती थी, दस्तावेज थे फ्रेंच में ही। पुलिस ने उसकी पत्नी की सुरक्षा की धमकी देकर उसे सिग्नेचर करवाए। वह बार बार कहता रहा, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया है। ट्रायल 3 साल तक चला, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने टेड मायर को अनइंटेंशनल मर्डर का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई। उसकी पत्नी अमेरिका से आई, लेकिन धीरे धीरे उसने भी दूरी बना ली। परिवारों से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। साल 2002 में उसे मोनाको के एकमात्र जेल में भेज दिया गया। यह जेल 17वीं सदी में बनी थी, बेहद सुरक्षित और इनफिल्ट्रेबल। यहाँ करीब 200 कैदी रहते थे। फिजिकल फॉर्म में ये जेल ठीक ठाक थी, साफ सुथरी और व्यवस्थित, लेकिन मानसिक रूप से ये दुनिया की सबसे हार्ड जगहों में से एक थी। कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। कोठरी की खिड़कियों पर मोटी जालियां लगी थी। दीवारें इतनी मजबूत थी कि कोई भागने की भी सोच नहीं सकता। मोनाको वैसे भी दुनिया का वह देश माना जाता है जहाँ प्रति व्यक्ति सबसे अधिक पुलिस फोर्स तैनात है। असंभव समझा जाता था वहाँ से भागना, लेकिन टेड मायर, जो अब भी दावा करता है कि वह निर्दोष है, ने ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में भागना ही होगा। कई कैदियों ने इस जेल को समंदर के किनारे बना पत्थर का ताबूत कहा। अमेरिका की मॉडर्न जेलों के मुकाबले यह कहीं ज्यादा हार्श तथा इनह्यूमन थी। दिन का रूटीन बेहद सख्त था। सुबह 6 बजे तेज आवाज में घंटी बजती, नाश्ता मामूली। उसका असली संघर्ष मेंटल था। एक तरफ वे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ दुनिया उसे पहले ही अपराधी मान चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे अमेरिका में थे। शुरू के कुछ महीनों में पत्नी ने लेटर लिखे, लेकिन धीरे धीरे कांटेक्ट टूटने लगा। वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। कई बार उसने जेल में अपने साथियों से कहा, मैंने सेफ्रा को नहीं मारा, बस फंस गया हूँ गलती से। जेल में ज्यादातर कैदी छोटे क्राइम के थे, तस्करी और चोरी जैसे, लेकिन कुछ खतरनाक अपराधी भी थे। इन्हीं कैदियों के बीच मेहर की मुलाकात लुइगी से हुई। यह एक चालाक इतालवी अपराधी जो फ्रॉड और स्मगलिंग के मामले में जेल में सजा काट रहा था। लुइगी का दिमाग तेज था और उसका व्यवहार दूसरों से बिल्कुल अलग। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। लुइगी अक्सर उससे कहा करता था, देखो यहाँ से निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता है, भागना। अगर तुम सिस्टम पर भरोसा करोगे तो जिंदगी यहीं सड़ जाएगी। प्रिजन अथॉरिटी मेहर को शक की नजर से देखती थी। सफरा की मौत के बाद मोनाको की गवर्नमेंट की इमेज पर धब्बा लगा था। उन्हें डर था वह कोई गड़बड़ न करे, उसकी सेल पर नजर रखी जाती। धीरे धीरे उसका दिमाग एक ही ख्याल में उलझ गया, भागना। वह बार बार सोचता, अगर मैं यहाँ रहा तो कोई मेरी सच्चाई नहीं सुनेगा। बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। लुइगी ने इस ख्याल को और भी बढ़ावा दिया। उसने कहा, जेल पुरानी है, उसकी दीवारें और लोहे की सलाखें बहुत मजबूत नहीं। अगर हिम्मत और सही प्लानिंग हो तो निकलना नामुमकिन नहीं। यहीं से दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनानी शुरू की। आज से पहले यहाँ से कभी भी कोई सक्सेसफुल भाग नहीं पाया। दीवारें मोटी पत्थर की थी, सलाखें जंग लगी जरूर थी, लेकिन फिर भी मजबूत। ऊपर से हर कॉरिडोर में गार्ड की विजिलेंस और कैमरे की निगरानी। जेल में लाने ले जाने वाली चीजों पर कड़ी नजर रखी जाती थी, लेकिन लुइगी ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट के जरिए छोटी छोटी चीजें मंगवानी शुरू की। सबसे अहम चीज थी हेक्सास ब्लेड, लोहे की सलाखें काटने वाली पतली आरी। इसे एक बाइबल के भीतर छिपाकर मंगवाया। जब मेहर ने यह बाइबल पहली बार अपने हाथ में ली तो उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद जगी। यह नॉर्मल किताब नहीं थी, यह थी उनके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली चाबी। तय किया गया, रात को जब जेल का माहौल शांत हो, धीरे धीरे सलाखों को काटेंगे। हर रात वे महज कुछ मिलीमीटर ही काटते थे ताकि आवाज न हो। काटने की आवाज दबाने के लिए वे गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। टुकड़े छुपाने के लिए बिस्तर के गद्दे के नीचे रखते। ये काम बेहद थकाऊ और खतरनाक था। अगर गार्ड को जरा भी शक होता तो उन्हें तुरंत लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मौत जैसी सजा का सामना करना पड़ता। जेल की सबसे बड़ी बाधा थी सीसीटीवी कैमरे। उनकी सेल के सामने कैमरा हर 10-10 मिनट में घूमता और उनकी हर मोमेंट रिकॉर्ड करता। उन्होंने अखबारों और कपड़ों का इस्तेमाल कर एक नकली पुतला बनाया जो बिस्तर पर सोते हुए इंसान जैसा दिखता था। देखकर गार्ड को लगता कि दोनों गहरी नींद में हैं। असल में उस समय दोनों धीरे धीरे अपनी सलाखें काट रहे होते हैं। ये योजना कई हफ्तों तक चली और किसी को भी भनक नहीं लगी। सलाखें काटना एक हिस्सा था, लेकिन असली चुनौती थी ऊंची दीवार से नीचे उतरना। इसके लिए उन्हें रस्सी चाहिए थी। प्लास्टिक की थैलियों, कपड़ों की पट्टियां और जेल में मिलने वाले पुराने चादरों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। ये दिखने में बेहद नॉर्मल थी, लेकिन मजबूत इतनी थी कि उनका वजन सह सके।
दिन गुजरते गए और दोनों की प्लानिंग सेफ लेती गई। मेहर पर मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था। वे सोचते कि अगर पकड़े गए तो उनकी सजा दोगुनी की जाएगी। वे अपने बच्चे और परिवार को याद करते जो अमेरिका में उनका इंतजार कर रहे थे। कई बार उन्हें लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन लुइगी की बातें उसे फिर से हिम्मत देती। उसके एक ही शब्द होते, अगर यहाँ रहोगे तो कभी अपनी कहानी नहीं सुना पाओगे। लगभग 2 महीनों तक तैयारी चलती रही। सलाखें लगभग पूरी तरह कट चुकी थी, रस्सी तैयार थी, अब बस इंतजार था सही समय का। 22 जनवरी साल 2003 की रात मोनाको की जेल में बाकी सभी रातें एक जैसी लग रही थी। ठंडी हवा पत्थरों की मोटी दीवारों से टकरा रही थी। कॉरिडोर में गार्ड अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे और सेल में कैदी खामोश पड़े थे। दोनों के लिए यह रात जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी थी। पिछले 2 महीनों की कड़ी मेहनत अब अपने क्रूशियल मोमेंट पर आ चुकी थी। सलाखें कट गई, रस्सी तैयार है, फेस डमी बिस्तर पर लेटे थे। उनकी एक गलती पूरी प्लानिंग को तबाह कर सकती थी। रात ठीक 11 बजे गार्ड ने पहली रेगुलर जांच की। सेल के दरवाजे से उसने अंदर झांका। उसे 2 सेफ बिस्तर पर सोते हुए नजर आए। क्लियर होकर उसने अगले सेल की तरफ कदम बढ़ा दिया। असल में वे दोनों थे कंबलों और कपड़ों से बनाए गए नकली शरीर, जिन्हें दूर से देखने पर असली कैदी समझा जा सकता था। जैसे गार्ड आगे बढ़ा, दोनों तुरंत सावधानी से खिड़की की सलाखें हटाई। जाली का आखिरी हिस्सा भी धीमे से बाहर निकाला। नीचे 13 मीटर गहरी खाई थी। एक गलत कदम का मतलब था पैर टूट जाना या मौत। सबसे बड़ी बाधा थी बाहर रोटेटिंग सीसीटीवी कैमरा। यह कैमरा हर 45 सेकंड में 2 बार घूमता। इसका मतलब था कि महज 12.5 सेकंड उनके पास होंगे जब कैमरा दूसरी दिशा में घूम रहा होगा। लुइगी ने पहला कदम रखने का निर्णय लिया। उसने रस्सी को मजबूत बार से बांधा और बाहर झांका। कैमरे के घूमते ही लुइगी ने खुद को रस्सी से नीचे उतारना शुरू किया। उसके हाथ तेजी से फिसल रहे थे, लेकिन वह बैलेंस था। कुछ ही सेकंड में वह नीचे पहुंच गया और अंधेरे में गायब हो गया। टेड माहिर की बारी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। रस्सी पकड़ी और नीचे उतरना शुरू किया। आधे रास्ते पर पहुंचते ही उसका पैर फिसला और जोर से झूल गया। कैमरा तो दूसरी दिशा में घूम रहा था, मगर ज्यादा शोर हुआ तो गार्ड हरकत में आ सकते थे। उसने सांस रोकी, खुद को संभाला और धीरे धीरे नीचे उतर आया। जमीन पर पहुंचते ही उसने ऊपर देखा। आजादी अब बस कुछ कदम दूर थी। वह लुइगी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। वह अकेला खड़ा था, ठंडी रात की हवा में कांपते हुए। असल में लुइगी पहले ही मोनाको की गलियों की ओर निकल चुका था। उसने जिस इंसान पर भरोसा किया, उसने ही उसे अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला है। सामने ऊंची ऊंची मकानें थी, हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग। मोनाको जैसे छोटे देश में जहां प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स था, छिप पाना लगभग असंभव है। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। आजादी की असली परीक्षा अब शुरू होती है। उसका साथी पहले ही गायब हो चुका था, अब उसे अपने दम पर रास्ता बनाना था। उसके सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे पकड़े जाने से बचना। हर गली पुलिस से भरी थी। नई पहचान बनाना ताकि वह आम लोगों के बीच घुल मिल सके। उसने अपने पुराने स्वेटर की स्वेजेस काटी, उन्हें उल्टा करके एक टोपी बना ली, फिर डेंटन फ्लॉस से किनारे को बांधा, ऊपर से चश्मा पहना ताकि चेहरा ढक सके। अब वह कैदी जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक सामान्य राहगीर जैसा लग रहा था। मोनाको की नैरो स्ट्रीट में चलते हुए अचानक उसका सामना एक पुलिसमैन से हुआ। उसने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। महर ने टूटी फूटी फ्रेंच में जवाब दिया। पुलिसकर्मी आगे बढ़ गया। उसने राहत की सांस ली। जल्द ही समझ में आया कि मोनाको से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है फ्रांस की सीमा पार करना। लेकिन यह 20 किलोमीटर से ज्यादा पैदल रास्ता था। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थी। 4 घंटे चलने के बाद हल्का हाइपोथर्मिया महसूस होने लगा। जब वह नीस के बाहरी इलाके में पहुंचा तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। अब वह जेल से बाहर था और एक नए शहर में पहुंच चुका था। सुबह के 3 बजे उसने एक सस्ते होटल का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर मैनेजर पूछा, आप कौन? उसने झूठ कहा, मेरी कार ऑटो रूट पर खराब हो गई है, मैं थका हुआ हूँ, कमरा चाहिए एक रात रुकने के लिए। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे जेब से पर्स निकाल रहा हो। असल में उसके पास कुछ नहीं था। मैनेजर को दया आ गई। उसने उसे एक छोटा कमरा दे दिया। होटल के कमरे में पहुंचकर तुरंत फोन उठाया और अपनी वाइफ को कॉल किया। उसने सोचा था कि वाइफ मदद करेगी, क्रेडिट कार्ड या पैसे भेजेगी, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अब और मदद नहीं कर सकती, मैं मान चुकी हूँ कि तुम दोषी हो। उसका दिल टूट गया। सबसे करीबी इंसान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हताश होकर अपने पादरी को कॉल किया।
वह वही व्यक्ति था जिसे वह जेल में रहते हुए थोड़े थोड़े पैसे दिया करता था ताकि जरूरत पड़ने पर चीजें लाकर दे सके। पादरी ने कहा, चिंता मत करो, कल सुबह 10:30 बजे कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ। उसने राहत की सांस ली। जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। 10 बजे पादरी को कॉल किया, लेकिन ये कॉल सीधे पुलिस तक जा रही थी। दरअसल पादरी ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि वह नीस के एक छोटे होटल में छिपा हुआ है। कुछ ही देर बाद होटल का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने 2 फ्रांसीसी पुलिसकर्मी खड़े थे, जिस पर उसने भरोसा किया उन्हीं ने उसे धोखा दिया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिसकर्मी उसे ले जा रहे थे, उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक सामने दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल कैदियों में से एक भगोड़ा पकड़ा जा चुका है। पूछताछ शुरू हुई। महर से उसकी पहचान पूछी गई। भागने की योजना के बारे में सवाल किए गए। फ्रांसीसी पुलिस ने तुरंत मोनाको ऑफिसर से कांटेक्ट किया। कुछ ही घंटे में फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और उसे फिर से उसी जेल में भेज दिया गया जहां से वह भागा था। अब उसे समझ आ गया कि यहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। उसके अपोजिट लुइगी कुछ समय तक आजाद रहा। वह लगभग 2 महीनों तक छुपकर घूमता रहा। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन लुइगी चालाक था। कई बार पहचान बदलकर इटली की सीमा तक पहुंच गया। आखिरकार वह भी पकड़ा गया, लेकिन महर की तुलना में वह ज्यादा देर तक आजाद हवा में सांस ले पाया। भागने की कोशिश का मतलब था नई सजा। महर को उसके 10 साल की सजा के साथ साथ अतिरिक्त 9 महीने और काटने पड़े। अब उसके लिए ये जेल न केवल एक कैद खाना थी, बल्कि उसके हर धोखे और नाकामी की याद दिलाने वाली जगह बन चुकी थी। मोनाको की जेल भले ही बाहरी दुनिया में यूरोप की सबसे अच्छी जेल कही जाती थी, लेकिन उसके लिए ये एक नर्क थी। गार्ड्स का स्ट्रिक्ट बिहेवियर उन्हें और भी तोड़ता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2007 में अपनी सजा का बड़ा हिस्सा काटने के बाद उसे रिहाई मिली। कुल 8 साल जेल में बिताने के बाद वह आखिरकार अमेरिका लौट सका। वह शारीरिक रूप से तो आजाद था, लेकिन मानसिक रूप से अब भी जेल की दीवारों में कैद था। परिवार से दूरी पहले ही बढ़ चुकी थी। पत्नी ने तलाक दे दिया था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि असली सजा तो अब शुरू हुई है। रिलीज के बाद उसका जीवन बेहद साधारण हो गया। वह छोटे छोटे काम करने लगा, कभी किसी क्लिनिक में टेम्परेरी नौकरी, कभी मजदूरी जैसे काम। नर्सिंग का लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका था, इसलिए अपने पेशे से जुड़ने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। यही सोचता, अगर उस रात सफरा की मौत नहीं हुई होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती। सालों बीत गए, लेकिन टेड महर ने हमेशा यही कहा कि उसने सफरा की हत्या नहीं की। उसके अकॉर्डिंग वह बस सफरा का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, ताकि बॉडीगार्ड कमरे में घुसकर उसकी जान बचा सके। आग गलती से भड़क गई और सफरा की मौत धुएं में दम घुटने के कारण हुई। रिलीज के बाद उसने कई बार कहा कि उसे सच्चाई से लड़ने के लिए एक बार मौका दिया जाए। उसका दावा था कि सफरा की मौत के पीछे बड़े राज हैं, शायद बैंकिंग दुनिया के दुश्मन या माफिया से जुड़े लोग, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उसकी बातें बस कहानी बनकर रह गई। जब ये दोनों जेल से फरार हुए थे, उसी समय अमेरिका के 2 ऐसे कैदी एक ऐसे जेल से भागने का फैसला किए जिसे माना जाता था इनएस्केपेबल, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।